Hello student, this is Keshav from exam.com and most welcome in the previous year lecture of magnetic field and magnetism lecture। तो इस वाले लेक्चर में हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ मैग्नेटिज्म के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपने हमारा जो ट्रिक वाला वीडियो है और रिवीजन वाला वीडियो है वो आपने देख रखा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं और आप देखेंगे कि एनडीए में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ थियोरेटिकल मोस्टली क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई पेन उठाने की या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी इनके क्वेश्चंस में, अगर आपने हमारा लेक्चर है और सारी थ्योरी है वो आपकी सारी क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनडीए पेपर 2017 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेस चेंज लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी एंड वाइस वर्सा। लो वोल्टेज एसी से हाई वोल्टेज आपको एसी में जाना है तो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? जनरेटर जैसे कि हमने लेक्चर में पढ़ा था, जनरेटर एसी या डीसी को जनरेट करने के काम आता है। उसको वोल्टेज उसके ड्रॉप या कम ज़्यादा करने का नहीं होता है। जितना भी फिक्स वोल्टेज कर दो, जितने वोल्टेज का जनरेटर होगा वो उतना ही वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। मोटर जनरेटर का रिवर्स प्रोसेस, आप इसमें करंट देते हो और वो आपको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके देता है। ट्रांसफॉर्मर इज द राइट आंसर। जैसे हमने रिवीजन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मर किस लिए होता है। आपकी जो कॉइल्स होती हैं, ये एक N1 है अगर इसमें, और दूसरे में है सपोज N2 फेरे हैं, तो इनका जो वोल्टेज का रेशियो होगा V1/V2 वो N1/N2 के होगा। मतलब V जो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना भी अगर हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो वोल्टेज दूसरी वाली कॉइल पर बढ़ जाएगा, और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे तो वोल्टेज जो होता है वो घट जाता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना तो मैंने आपको डिस्क्राइब करने के लिए टाइम लिया, वरना आप ये क्वेश्चन पढ़ के ही हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एसी सीधे ट्रांसफार्मर टिक कर सकते हैं। इसमें कोई वो वाली ऐसी कुछ बात है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया भाई, एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल। अब इसमें भी सेम क्वेश्चन, कुछ भी बताने वाला ऐसा चीज़ नहीं है। जैसे हमने पहले भी रिवीजन वाले चीज़ में डिस्कस किया हुआ है कि अर्थ के किस प्लेस पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाता है, या हम कहें कि हॉरिजॉन्टल ही सारा बचता है। तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर, जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया था। तो मैग्नेटिक इक्वेटर्स पे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा जो वर्टिकल मैग्नेटिक जो पार्ट होता है, वर्टिकल वाला, ये वी है आपका, तो ये वी एच है और ये वी वी है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे ये पूरा, क्योंकि वी वी इक्वल्स टू जीरो होता है और वी एच आपका पूरा का पूरा होता है, तो वी एच ही रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बस आपको पढ़ के क्वेश्चन टिक करना है, कुछ भी ऐसा उसमें कुछ नहीं करना है। इन ए सोलोनाइट एक करंट फ्लोइंग इज आई, आई आपका उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड टर्म है गिवन मैग्नेटिक फील्ड वी। अब वी सोलोनाइट के लिए क्या होता है? म्यू एन आई, एंड this gives the magnetic field V inside the solenoid if number of turns per unit length increase to 2n। n से आपने कर दिया 2n, ठीक है भाई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलोनाइड? अब क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? n से 2n कर दिया, बाकी चीज़ों के बारे में हमें बताया नहीं, तो म्यू तो कांस्टेंट है, म्यू भी ऐसे ही रहेगा। आई के बारे में अगर हमें नहीं बताया तो इसका मतलब आई भी पहले की तरह ही रही होगी। तो नया मान ले, मैं बी डैश मान लेता हूँ या वी न्यू मान लेता हूँ, तो ये आपका आ गया 2 म्यू आई एन, या आपका हो गया 2 वी। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस आपने देखा क्योंकि बी इसके एन के प्रोपोर्शनल होता है, तो आई और म्यू के बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं गया, तो डायरेक्ट आप बी टिक कर दें। इतना इसमें कुछ सोचने वाली जैसी भी चीज़ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ अमोइंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन में चेंज वाइल इट मूव्स फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से प्रोटॉन कौन सी अपनी चीज़ चेंज करता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली मूव करता है? स्पीड चेंज होती है अगर प्रोटॉन फ्रीली मूव करेगा, और अगर सपोज दैट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपका ये है,
तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये सब कुछ सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। तो स्पीड सर्कुलर पाथ में बेसिकली स्पीड सेम आपकी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर अगर हम इस केस में देखें तो स्पीड यहाँ पर सेम ही होती है, क्योंकि वी क्यू वी जो हमने पढ़ा था क्यू ई। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इसकी अगर आपका ई और वी कांस्टेंट है तो स्पीड आपकी कांस्टेंट ही होगी। फिर चार्ज चार्ज तो चेंज कर नहीं सकता, मास आपका चेंज कर नहीं सकता। वेलोसिटी बेटा चेंज होगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। इसकी हर पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। या हम फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वी क्यू वी इंटू वी वाले से भी निकाल सकते हैं। अगर जिस डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई उस पर होगा तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी लगातार आपकी इस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर एफ आपका क्यू ई है तो इस वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो ई वेक्टर और बी वेक्टर से अफेक्ट करती है। तो इसीलिए ये वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ भी नहीं था, बस सिंपल सा जो फोर्स लगता है प्रोटॉन से बस उसकी प्रॉपर्टीज थी और उससे आपको आंसर करना था। Now we are moving to next question. Sorry. So the motion of an electron in presence of magnetic field is described in above figure. इस फिगर में आपको मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताई गई है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डेडिकेटेड। एक्टिंग फोर्स आपको इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? अब कई स्टूडेंट्स या कई बुक्स तो आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड का रूल फॉलो करती हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने लेक्चर में भी बताया था, कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज़ होता है, लेकिन ज़बरदस्ती का वो यूज़ ना करें। क्योंकि मैंने देखा था जब मैं ही अपने एग्ज़ाम देता था, तब एग्ज़ाम में मैंने एक स्टूडेंट्स को देखा था जो आगे ही बैठा था और गोलियां चला रहा था। कभी ये उंगली लेफ्ट का ला, कभी ऊपर करके देखता, कभी राइट वाला ऊपर करके देखता। मीन्स ही वॉज कन्फ्यूज कि क्या कैसे कौन सा लगाऊं, राइट हैंड रूल लगाऊं लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं। तो उस कन्फ्यूजन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ कीजिए। कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड हमें पता होना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई करने की, ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोई कोशिश मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ना करें। बस ये वाला फॉर्मूला आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको फोर्स पूछा गया, डेडिकेटेड फोर्स आपका किस तरफ होगा। अब इसमें इस चीज़ में क्यू से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं वी देखूं तो मैग्नेटिक मोशन, ये आपकी इस इलेक्ट्रॉन की मोशन इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसे एक्स मान लूँ तो जहाँ भी ये डायरेक्शन हो वो आप नॉर्मल जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है उससे अकॉर्डिंग मान लें। और एक्स के लिए आई कैप यूज करते हैं, वाई के लिए हम जे कैप यूज करते हैं। तो वी आपकी किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है? सपोज दैट ये वी का मैग्नीट्यूड एंड जे कैप हो गया, और क्रॉस ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये आपकी आई कैप में है। तो वी और डॉट आई कैप। तो बेसिकली ये वाली दोनों चीज़ें तो मैग्नीट्यूड है तो ये बाहर हो जाएंगी, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इन चीज़ों का होगा। तो मैं बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन के से ही मुझे मतलब है। तो डायरेक्शन फाइनली जो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन आएगी वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। और हम कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट आई एंड जे एंड के? तो जे क्रॉस आई है मतलब ये आपका है, मतलब ये आपका आ गया माइनस ऑफ के। अब माइनस ऑफ के की डायरेक्शन जो होगी उस डायरेक्शन में आपका जो फोर्स होगा वो लगेगा। अब अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जो के की डायरेक्शन होगी वो आपकी आँख की तरफ आ रही होगी, और माइनस के की डायरेक्शन होगी वो आपके अंदर की तरफ जा रही होगी। लेकिन ये फिजिकल पेपर की बात कर रहा है, तो फिजिकल पेपर में ऊपर से जो घुसने वाला फोर्स होगा वो आपका आउट ऑफ फोर्स होगा, मतलब बाहर की पेपर से नीचे निकलने वाला जो होगा डायरेक्शन वो ही आपकी माइनस के की डायरेक्शन होगी। और जो पेपर से ऊपर आपकी आंखों की तरफ आता होगा वो आपकी पॉजिटिव के की डायरेक्शन होगी। तो इसीलिए जो डायरेक्शन आपकी आ गई वो माइनस के कैप। हालांकि आप इसे राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं या थंब रूल जो आता है उससे भी निकाल सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी स्ट्रेटजी हैं इसको निकालने की। लेकिन फिर वही मैं कह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना करें, सिंपल आप एफ लें। और अब वैसे तो मैंने ये वी क्यू वी ये जो मैग्नीट्यूड वाली बातें थी ये तो मैंने जबरदस्ती कर दी इसमें निकालने के लिए, लेकिन आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला लिखिए, और वी आपकी जे में है और ये आपकी आई में है, तो जे क्रॉस आई ये ड्रॉ करके आप डायग्राम और सिंपल आप निकाल लीजिए। कोई आपको ये मैग्नीट्यूड की भी यहाँ जरूरत नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगा नेक्स्ट आप ध्यान रखें और ऐसे ही मोस्टली क्वेश्चन आप प्रिफर करें। नेक्स्ट है आपका
Imagine a current carrying wire with a direction of current downward into the पेज। तो एक करंट कैरिंग वायर है और आई की जो डायरेक्शन है वो आपकी माइनस के की है। करंट डाउनवर्ड इन करंट क्या इमेजिन ए करंट कैरिंग वायर विद द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड और इनटू द पेज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज। तो इसको आप कैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, इसको आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ये वाली चीज़ आप करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि फ्री मूविंग चार्ज के लिए वो आप ना करें। तो इसमें कैसे करते थे, आप अपनी राइट हैंड को लीजिए और राइट हैंड का जो थंब है वो नीचे की तरफ करिए, क्योंकि आपको बोला हुआ है करंट की डायरेक्शन नीचे है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां मुड़ रही हैं, आप धीरे धीरे उंगलियों को पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ रखिए और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हाथ के मुड़ने के बाद आप देखिए कि उंगलियां आपकी किधर मुड़ रही। तो उंगलियां आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मुड़ पाएंगी, एंटी क्लॉकवाइज आपकी उंगलियां नहीं मुड़ेंगी। तो जिस क्लॉकवाइज मुड़ रही है मतलब जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉकवाइज है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। बस इसी तरह के एनडीए में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि मैग्नीट्यूड भी उसने हार्डली ही निकलवाया, बस मोस्टली आपकी डायरेक्शन या कभी दो चीज़ चेंज कर दी, एक पैरामीटर चेंज कर दिया, वो उस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है ए करंट कैरिंग वायर इज नोन टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड कंडक्टिंग स्टेट बाय द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिस्क्राइब्ड बाई। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है करंट कैरिंग वायर्स में किस पे डिस्क्राइब होता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट, राइट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट। ये लेफ्ट और राइट वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का जो रूल होता है वही लेफ्ट और डाउन और अप करंट्स के लिए यूज होता है, जैसे हमने रिवीजन बाय लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इस चीज़ के लिए आप लेफ्ट हैंड कभी यूज़ ना करें, लेफ्ट हैंड से जो आपका आंसर आएगा वो उल्टा आएगा। तो डायरेक्टली ही आपको आंसर टिक करना था कौन सा थंब रूल यूज़ होता है, बस यही आपको पूछा गया था। तो अब इस तरह के क्वेश्चन है कि आप मतलब अगर आप खुद थोड़ी सी ट्राई करें तो खुद ही आप ये सारे क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे टिक क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आप पे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप वीडियो रिवीजन वाला 2 बार देखिए, क्योंकि देखिए एनडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। आप यहाँ से कुछ ऐसा कुछ सीख नहीं रहे हैं, बल्कि आप चैप्टर से ही पढ़ के सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, वो सारी चीज़ें ध्यान से करिए। ये क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा इजी है कि अगर आप चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट एनडीए 2012 का क्वेश्चन है द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना है। अभी थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ आप एग्जाम में जाके कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं। अगर आपको पता है 1 गॉस तो आप टिक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर तो वही है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने रिवीजन वाले भी डिस्कस किया था। तो ये वहाँ का क्वेश्चन आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली क्वेश्चन एनडीए में इसी तरह के आ रहे हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू हार्डली ही वो पूछता है, बस डायरेक्शंस पूछ लेता है और कुछ क्वेश्चंस लर्निंग वाले भी होते हैं, याद करने वाले भी। तो नेक्स्ट है द पोलैरिटी ऑफ अनमार्क्ड हॉर्स शूज मैग्नेट कैन बी रिटर्न बाई यूजिंग। अब पोलैरिटी जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, जब भी बात आती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कंपास। उसमें आपको जो होती है वो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसमें पता लग जाती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था या इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए इससे गैल्वेनोमीटर करते हैं, या फील्ड के लिए भी कुछ अलग मेजरमेंट होते हैं कि फील्ड तो -I + I से ही सारा डिस्क्राइब होता है। इतनी 3 डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए हम मैग्नेटिक कंपास का हमेशा यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी कहीं भी देख लें, जब भी मैग्नेट देखें तो मैग्नेट के लिए फिर आपको मैग्नेटिक कंपास ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ी सी याद करने वाली जैसी चीज़ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए पीस ऑफ वार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू इक्वल पीसेस द पीस विल नॉट लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सही बात है, अगर आप कितनी भी छोटी छोटी उसमें तोड़ो तो भी उसमें एन और एस जो आपके पोल्स हैं वो रहेंगी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो अपनी लूज नहीं करेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइज इन एटॉमिक लेवल, ये भी बिल्कुल सही बात है। एटॉमिक
के जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, जो उसका राउंड न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटने का फिनोमेना होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप तोड़ भी दें तो इसीलिए उसके एटॉमिक लेवल पे चेंज करने से चेंज होता है, ना कि आप उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दें। उसे घुमाएं, पानी में डालें, कहीं भी डालें, उस चीज़ से उसके एटॉमिक लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें सही हैं और आपका आंसर आपका हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So, for which among the following house appliance magnet is essential part? मैग्नेट आपका एसेंशियल पार्ट इन कौन कौन से अप्लायंस के लिए है? तो जैसे पहला है आपका कॉलिंग बेल। कॉलिंग बेल अगर आपको देखा हो आपने, या दूसरा है फैन, फिर है आपका वॉशिंग मशीन, और फिर आपका ऑल ऑफ दी। तो स्टार्ट करते हैं कॉलिंग बेल। जहाँ भी बात होती है या जहाँ भी स्पीकर्स होते हैं, तो स्पीकर्स में आपने देखा होगा कि मैग्नेट आपकी लगी रहती है, वूफर्स होते हैं या बड़े से मैग्नेट होते हैं। तो जहाँ भी कॉलिंग की बात होगी या घंटी इस तरह की बजाने वाली चीज़ होती है, तो वहाँ आपको मैग्नेट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर फैन, फैन के आपने ट्यूब में देखा होगा मैग्नेट का यूज़ होता है। फिर वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन की मोटर्स में भी, या जैसे फैन की मोटर्स में भी। तो वॉशिंग मशीन में क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो जो वो घूमता रहता है, तो उसमें भी वॉशिंग मशीन का ये यूज़ होता है। तो अगर आप यहाँ, अगर आप दो ऑप्शन में ही करेक्ट हैं, आपको अगर वॉशिंग मशीन का नहीं भी पता है, तो भी आपका जो आंसर आपका है डी लिख कर सकते हैं। तो ये बेसिक इसेंशियल पार्ट्स थे, बस आपको एप्लीकेशन एप्लीकेशन पूछी जा रही है। द टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज लार्ज व्हेन द, जो टॉर्क होता है वो आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कब लार्ज होता है? जब नंबर ऑफ टर्न्स इज लार्ज। बिल्कुल सही बात है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी फॉर्मूले में चले जाएं, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो वो जो फील्ड होगी उसकी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इज लार्ज। और रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो बी प्रोपोर्शनल एन से चलता है, जैसे हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए न्यूट्रल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड विद नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग, ए पॉजिटिवली चार्ज इंसुलेटिंग रॉड प्लेस्ड नियर टू द बॉल ऑब्जर्व अट्रैक्टिंग द रॉड। बेसिकली दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैट्स। सो ठीक है, मैं अगर यहाँ ले रहा हूँ तो आपको बोला हुआ कि एक न्यूट्रल मेटल की नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिंग से आपको अटैच किया गया है एक बॉल। फिर पॉजिटिवली चार्ज आपको उसके पास ले गए। तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी डिस्कस किया था, जो पॉजिटिव चार्ज आपका अगर मेटलिक बॉल है, कंडक्टर मेटलिक बॉल है, तो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये वाला जो फिनोमेना होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है। तो वॉल में बेसिकली अगर पॉजिटिवली चार्ज है मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोई भी फिनोमेना होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर ही बेसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ही उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा सी, देयर इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल। तो इसी तरह के आप सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी फोर्स लाइन जो होंगी वो क्या होंगी बेटा, वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी। जैसे हमने डिस्कस भी किया था, अगर यहाँ बी कुछ है तो इसी डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स निकालूं तो सपोज दैट वी आई एल साइन थीटा होता है, या आई एल क्रॉस वी होता है। तो जो v की डायरेक्शन है वो आपकी चेंज होनी चाहिए। अगर ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होंगी कैसी भी, ऐसी मतलब दोनों में, एक में v ये है एक में b ये है, तो v की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, तो b की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। l तो चेंज हो नहीं सकता है, तो क्या होनी चाहिए, वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, सो दैट b की डायरेक्शन भी चेंज रहे ना हो और l की डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो आपका फोर्स है वो ऐसा रहता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि पैरेलल टू ईच अदर। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हमने पैरेलल वायर के लिए और पैरेलल कंडक्टर के लिए भी देखा था कि दोनों कंडक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच जो फोर्स होता है वो भी आपका इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो नेक्स्ट आपका है द मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकोल, कोबाल्ट, दे कैन ऑल्सो रिपेल। तो ये वाले जो सब्सटेंस दिए गए हैं, तो ये वाले बेसिकली आयरन, निकोल आपके मेटल हैं। तो मेटल जो क्या होता है
मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट से रिपेल करने के लिए आपको कौन सा सब्सटेंस चाहिए होता है? डायमैग्नेट सब्सटेंस। जैसे हमने डिस्कस किया था, डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो मैग्नेटिज्म के, जैसे आपको बोला हुआ है द मटेरियल विच आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इनमें फील्ड जनरेट होता है अगर इन्हें फील्ड में रखा जाए। तो इसीलिए ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो आपको रिपेल करते हैं। तो इस चीज़ को हमने वहाँ भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिज्म ऑफ वॉर मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड इफ इट इज। ये आपका है कि बोला है कि मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट का डिस्ट्रॉयड हो जाएगा अगर कीप्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर मैग्नेटिज्म आपकी उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी। फिर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है तो, क्योंकि ये जिसका डायरेक्शन पी की फील्ड ये होगी और ये अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, तो इंड्यूस इसमें व्यू उल्टा हो जाएगा और जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्ट्रॉयड हो सकता है। फिर हीटेड टू ए टेम्परेचर टू ए क्यूरियस टेम्परेचर। ये भी हमने देखा था कि जब क्यूरी टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल को जब हम हीट कर देते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी चेंज होने लगती है। तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी चेंज हो जाएगी या डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो आपका ये आपका आंसर जो हो जाएगा, पहले तो इसमें तो होगा नहीं, तो इन दोनों चीज़ों में हो सकता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज या डिस्ट्रॉय, कुछ भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो आपकी क्या होती है? तो आपका जो आंसर है पैरेलल टू द करंट नहीं, एंटी पैरेलल टू द करंट नहीं, अलोंग विद द परपेंडिकुलर डाउनवर्ड ऑन वायर ये भी नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग कंडक्टर ऑफ द पॉइंट। जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पर जो प्लेन है आपका उसके परपेंडिकुलर ही उसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी आती है। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू दी वार मैग्नेट इंटरसेक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ मैग्नेट। जैसे हमने पढ़ा था कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो दूसरा इंटरसेक्ट इन नेचुरल पॉइंट्स ओनली, बिल्कुल गलत। इंटरसेक्ट अगर हम बोलेंगे भी तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट पे, इसका मतलब रियल में इंटरसेक्ट वो नहीं करती, ये भी गलत। इंटरसेक्ट ओनली नॉर्थ एंड साउथ पोल, बिल्कुल गलत, नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। तो आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर इंटरसेक्ट बोला ही होता, आपको बोलना ही होता, तो इनफाइनाइट वाला ऑप्शन ही होता, लेकिन फिलहाल इसमें नॉट इंटरसेक्ट दिया हुआ है तो हम नॉट इंटरसेक्ट वाला आंसर टिक कर देंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं डायरेक्टली सही वाला स्टेटमेंट बोलता हूँ। द रिलेटिव परमिटिविटी, द रिलेटिव परमिटिविटी इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर होती है, म्यू नॉट अपॉन म्यू आर नॉट। ये आपकी जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। आपको पूछा कि नॉट करेक्ट, ये अगर हम म्यू नॉट और म्यू है तो इसकी जो डायरेक्शन होंगी वो जो यूनिट होंगी वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो ये बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो म्यू आर बेसिकली होता क्या है कि म्यू आर क्या होता है कि ये जो म्यू है वो म्यू नॉट से किस फैक्टर में बड़ा है। सपोज अगर ये म्यू आपका 2 म्यू नॉट है और म्यू नॉट तो म्यू नॉट है ही, तो ये आपका आ गया 2, तो इसका मतलब आ गया म्यू आर आपका 2 है। तो म्यू आर बेसिकली होता क्या है कि किस स्केल में बड़ा है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो वो चीज़ बताता है। तो अब इस यूनिट की इसकी कोई यूनिट नहीं होती, आप इससे भी समझ सकते हैं। तो ये वाला जो आपका आंसर हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट आपको पूछा हुआ है। अगर और ऑप्शन आप देखना चाहें तो ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेटिक इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन, बिल्कुल सही बात है। ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये भी सही बात है। ए डिग्री ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रिटेंड द मीडियम ऑफ अननोन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये भी सही बात है। तो जो गलत आपका ऑप्शन हो जाएगा वो यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन ये समझ नहीं आते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रिवीजन वाला लेक्चर जरूर देखें हमारा, फिर जहाँ हमने उसमें वो वाली चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं।
तो अगर आपने रिवीजन वाला लेक्चर देख रखा है तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि ये लेक्चर आप लेने से पहले ही सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपने ध्यान से वो लेक्चर हमारा देखा है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, नहीं चल पा रहा है, तो आप दोबारा देखिए, दोबारा ध्यान से देखिए, फिर उसमें ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मेरा फ्रेंड का तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मेरे सर उतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते या क्या। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्किंग इज ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए और क्वेश्चन से सीखिए, बजाय कि थ्योरी। जो टॉपर्स होते हैं वो बजाय कि थ्योरी घिसने के बार बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे तो होता ये है कि पहले तो आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपका वीक एरिया कौन सा है, तो वहाँ पर आप मेहनत कर सकते हैं, उसकी थ्योरी में मेहनत कर सकते हैं। तो असली जो टॉपर्स का फिनोमेना होता है वो यही होता है कि एक बार बस हल्की सी थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, फिर उन्होंने देखा कि क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, फिर क्वेश्चन करने के बाद फिर वो थ्योरी पे जाते हैं और फिर जो थ्योरी वो क्लियर करते हैं, फिर उन्हें पता रहता है कि हाँ वो क्वेश्चन आया था, तो उस वाली थ्योरी को वो ज़्यादा सही से समझते हैं। लेकिन जब हम पहले बार में पढ़ते हैं तो फिर सब घोड़े गधे एक जैसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पेपर देखते हैं तो घोड़ा ज़्यादा तेज भागता है तो हम घोड़े पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बस ये वाली बात है। तो इसी वाली बात पे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नॉर्मली थ्रू ए यूनिफॉर्म फ्लूइड देन पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इनसाइड द फील्ड विल बी। और सॉरी, अब इसमें आई होप आप मुझे कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। एक अल्फा पार्टिकल है, वो नॉर्मल आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया गया है, तो कैसे इस पाथ वो ग्रास्प करेगा। सर्कुलर पाथ हमने देखा हुआ ही है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था। पहले हेडिंग ये होती है आपकी फ्रीली मूव करने वाली। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग इक्वल वेलोसिटी आर अलाउड टू पास थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। विच वन ऑफ स्टेटमेंट इज which one of following statement is correct in this connection? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो अगर वेलोसिटी उनकी सेम है तो एफ इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस वी होता है। तो वेलोसिटी सेम है, उसकी वो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो क्या अफेक्ट करेगा आपको? क्यू की डायरेक्शन, तो क्यू इक्वल और अपोजिट आपका होगा। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है तो उसका माइनस आएगा उसमें, तो जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है वार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड द इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डज इट एक्सपीरियंस। अगर वार मैग्नेटिक आपको मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रख दी गई तो क्या ये एक्सपीरियंस करेगी? फोर्स। ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा एफ इक्वल्स टू बी एल क्रॉस बी, बी आई एल जो साइन थीटा होता है, उससे आप यहाँ वार मैग्नेट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेसिकली वहीं से डिराइव होता है, लेकिन वार मैग्नेट के लिए क्या फोर्स दिया जाता है? के M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से उसका वार मैग्नेट का फॉर्मूला आता है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो आपकी इलेक्ट्रॉन मोशन मूविंग इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को अफेक्ट नहीं करती? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अप्लाइड डायरेक्शन। अब अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखूं तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी क्रॉस बी, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द मोशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन में अप्लाई कर दी जाए, ये क्यू चार्ज है, अगर आप इधर ही ई अप्लाई कर रहे हैं तो एफ आपका क्या लगेगा? एफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो आपका इसके साथ ही लगता है। तो जिधर ई की डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, उसकी मोशन होगी, उसको अफेक्ट करेगा अगर उसकी डायरेक्शन में लगाया गया है तो। फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगा दिया गया तो देखिए क्या होगा? क्यू वी की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया। अगर मैं सपोज करता हूँ कि वी की डायरेक्शन आई कैप है और मैंने आई कैप में ही ये लगा दिया, तो आई क्रॉस आई कितना हो गया आपका? जीरो। मतलब आपका जो फोर्स हो गया वो जीरो। मतलब
ऐसा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी डायरेक्शन में वेलोसिटी की मोशन की डायरेक्शन में लगाया जाए, उससे उस फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका जो कोई भी फोर्स मोशन अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन आपकी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ ही आती है, तो उस केस में वहाँ फर्क पड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ए फेयरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। एक फेयरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आपका। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपको गिवन है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट ए फेयरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। एक को इनमें से कौन सी चीज़ है जो फेयरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इनसाइड ए हॉट सोर्स मैग्नेट। अगर आप मैग्नेट देखें तो इसके पास होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दूर जाने पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घटती है। तो ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। इसलिए इनसाइड सिलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपके आर पर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इनसाइड ए सोलोनाइट, ये बिल्कुल सही बात है। अगर मेटल की रॉड हो उस पर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो और आई करंट उसमें फ्लो होता हो तो म्यू नॉट एन आई या म्यू एन आई आपका उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है। तो आई क्योंकि आपका कांस्टेंट ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है एंड म्यू इज आल्सो कांस्टेंट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो इनसाइड सोलोनाइड आपका जो फेयरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका आता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शंस पर या आर पर कोई वो डिपेंड नहीं कर रहा है। बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, अगर टू पैरेलल के लिए वायर के लिए बात करें तो इसमें भी डिस्टेंस पर वो डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आपका जो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट लेक्चर, और जैसे कि आपने पूरे लेक्चर्स में देखा कि उसने कहीं भी वैल्यू कैलकुलेशन नहीं करवाई, बस आपको डायरेक्शंस या मैग्नीट्यूड या एक दो क्वांटिटी को किसी को घटा दिया किसी को बढ़ा दिया, उस तरह के मोस्टली क्वेश्चन थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन वाले लेक्चर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और आप मान के चलें कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है इस चैप्टर से। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ भी ऐसा उसमें उल्टा सीधा नहीं पूछा हुआ। अगर आपने चैप्टर हल्का सा भी पढ़ा है, हमारा रिवीजन वाला लेक्चर हल्का सा भी पढ़ा है, तो आप उस क्वेश्चन को करके ले जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एनडीए।